सो वही दिस इज द 9th पार्ट ऑफ साइको चैप्टर 1 वेरिएशंस, और इसमें हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस की। लोगों में अलग अलग क्या डिफरेंसेस होते हैं इंटेलिजेंस में। सिंपल शब्दों में देखो तो सब लोग एक जैसे स्मार्ट क्यों नहीं होते हैं, ठीक है। कोई एग्जाम में टॉप करता है, कोई स्ट्रगल करता है, ठीक है। तो ऐसा मतलब क्या है, क्या ये सिर्फ जीन्स की वजह से होता है, या एनवायरनमेंट भी अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। इसी चीज को तुम्हें समझना है, वेरिएशंस कहाँ से आ रही हैं, ठीक है। सबसे पहले इंटेलिजेंस के केस में हमेशा एक काइंड ऑफ डिबेट चलती आई है नेचर वर्सेस नर्चर की। नेचर का मतलब होता है हेरिडिटी, जो तुम्हारे पेरेंट्स से मिलती है, और नर्चर मतलब होता है तुम्हारा एनवायरनमेंट, घर, स्कूल, फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन, अपॉर्चुनिटीज, ये सारी चीजें। अब रिसर्च ये बोलती है कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक फैक्टर का रिजल्ट नहीं है, बल्कि दोनों का मिक्सचर है, जिससे एक काइंड ऑफ स्मूदी है जिसमें तुम इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते रहते हो, राइट। अब देखो आपका जो ये हेरिडिटी है, ठीक है, जब आप नेचर की बात करते हो, हेरिडिटी का प्रूफ हमें ट्विन स्टडीज से पता चलता है। ट्विन स्टडीज क्या होती है, आइडेंटिकल ट्विन्स हमने लिए जो एक साथ ग्रो होते हैं, ठीक है, जिनके जीन सिमिलर होते हैं, उनकी इंटेलिजेंस का कोरिलेशन ऑलमोस्ट 0.90 होता है। अब मैं तुम्हें कोरिलेशन बता देता हूँ, रिमाइंड करवा दूँ। कोरिलेशन होती है कि कोई भी दो चीजें कितनी रिलेटेड हैं, ठीक है, कितनी एक दूसरे से लिंक्ड हैं। बेसिकली कोरिलेशन कॉजेशन नहीं होती। कॉजेशन होता है कि इस चीज की वजह से वो चीज हो रही है, ठीक है, डायरेक्टली लिंक्ड हैं ये दोनों। कोरिलेशन होता है कि ये दोनों चीजें ना किसी तरह से रिलेटेड है, बट एक चीज दूसरी चीज को कॉज नहीं कर रही है, ठीक है, राइट। तो जब हमने ट्विन्स की बात की, तो ट्विन्स में जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं जो साथ ग्रो हुए हैं, ठीक है, उनका कोरिलेशन ऑलमोस्ट 0.90 होता है, कि मतलब वो 90% सेम होते हैं, ठीक है। मतलब अगर एक ट्विन आपका इंटेलिजेंट है तो दूसरा भी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे होगा। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आइडेंटिकल ट्विन्स को अलग अलग एनवायरमेंट में भी ग्रो करें, फिर भी उनका कोरिलेशन 0.72 होता है, यानी 72%। मतलब जीन्स आपका काफी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं, ठीक है, बट इतना भी नहीं। फिर आते हैं फ्रेटर्नल ट्विन्स, ठीक है। फ्रेटर्नल ट्विन्स आपके ना दो ट्विन्स होते हैं, फ्रेटर्नल और आइडेंटिकल। फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं जो बेसिकली जब आपकी मदर के ओवरीज से 2 एग्स निकल जाते हैं, ठीक है, और उनको जाके 2 स्पर्म्स अलग अलग फ्यूज करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, सेम टाइम पे ना 2 ओवम्स से बच्चे बनते हैं। तो वो सेम जीन्स के बच्चे नहीं है, वो अलग अलग जीन्स के ट्विन्स हैं जो बस सेम टाइम पे पैदा हुए हैं बाय मिस्टेक नहीं, मतलब बाय कोइंसिडेंस, राइट। आइडेंटिकल ट्विन्स ऑन द अदर हैंड क्या होते हैं, आपकी मम्मी के ओवरी से एक ओवम निकलता है, ठीक है, वो एक स्पर्म के साथ फ्यूज होता है, एंड समथिंग हैपेंस कि वो ना स्प्लिट हो जाता है 2 अलग अलग ओवम्स में, ठीक है। तो सेम जो एक जेनेटिक मटेरियल था वो ही स्प्लिट हो गया 2 जेनेटिक मटेरियल में, और फिर वो दोनों अपनी इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विन्स सिर्फ क्योंकि आइडेंटिकल ट्विन्स का जेनेटिक मेकअप सेम होता है, तो या तो बॉय बॉय होंगे या बॉय गर्ल, माय बैड, बॉय बॉय होंगे या गर्ल गर्ल होंगे, ठीक है। फ्रेटर्नल ट्विन्स कुछ भी हो सकते हैं, बॉय बॉय, गर्ल गर्ल, गर्ल बॉय, ठीक है, कुछ भी, राइट। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट फ्रेटर्नल ट्विन्स। इनका कोरिलेशन थोड़ा कम होता है, ठीक है, 0.60। और सिबलिंग्स जो ट्विन्स नहीं होते उनका तो और कम होता है, 0.50। और जब सिबलिंग्स को भी तुम एकदम अलग एनवायरनमेंट में ग्रो करो तो उनका कोरिलेशन सिर्फ 0.25 रह जाता है। ये हमें दिखाते हैं कि एनवायरनमेंट भी अपना इम्पैक्ट जरूर डालता है, ऑफ कोर्स। फिर एडॉप्शन स्टडीज भी यही बताती है, एडॉप्टेड जो बच्चे होते हैं इनिशियली अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के इंटेलिजेंस से ज्यादा मैच करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं अपने फॉस्टर पेरेंट्स के साथ, उनका इंटेलिजेंस लेवल एडॉप्टिव पेरेंट्स से रिजेंबल करने लगता है। मतलब अगर किसी डिसएडवांटेज्ड का होम है, ठीक है, मतलब डिसएडवांटेज बच्चा है, ठीक है, वहां से एक बच्चा आया है, वो रिच वेल एजुकेटेड घर में चला जाता है, तो क्या होगा, वहां उसकी इंटेलिजेंस स्कोर में एक बड़ा जंप आता है। इसी वजह से साइकोलॉजिस्ट एग्री करते हैं कि इंटेलिजेंस का इंटरप्ले है, हेरिडिटी का भी, एनवायरनमेंट का भी। हेरिडिटी एक काइंड ऑफ आपकी रेंज सेट कर लेती है, और एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि तुम उस रेंज में कहाँ लैंड करोगे, राइट। अब देखते हैं कि लोग आपके क्या नाम है इंटेलिजेंस को मेजर कैसे करते हैं। तो मेजर करने की स्टोरी आपकी शुरू होती है 1905 से, जब एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने पहली बार एक फॉर्मल इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया। 1908 में उन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट लाए, ठीक है। मेंटल एज ऐसे समझ लो कि अगर एक 7 ईयर ओल्ड बच्चा है, ठीक है, वो टेस्ट में वैसे परफॉर्म करता है जैसे एवरेज 5 साल का बच्चा, तो उसकी मेंटल एज 5 होगी,
ठीक है। अगर कोई 10 साल का बच्चा वैसे परफॉर्म करता है जैसे 12 साल का, तो उसकी मेंटल एज 12 होगी, ठीक है। तो मेंटल एज किस चीज का आपका मेजर है? मेंटल एज आपका मेजर है उस चीज का कि वो बच्चा अपने मेंटली मतलब उसकी एक तो क्रोनोलॉजिकल एज होगी, ठीक है, उसकी नॉर्मल एज कि वो कितने साल पहले पैदा हुआ था। मेंटल एज होती है कि उसमें कितने साल के बच्चे जितनी अकल है, बच्चे या कितने साल के पर्सन जितनी अकल है। फिर आया आपका विलियम स्टर्न आया था, ठीक है, जर्मन साइकोलॉजिस्ट था। इसने आपका इंटेलिजेंस कोशेंट का, आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। अब आईक्यू का आपको ये याद रखना है, आईक्यू का फॉर्मूला होता है, ठीक है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ठीक है। MA होता है मेंटल एज, CA होता है क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब तुम्हारी बायोलॉजिकल एज। अगर MA और CA इक्वल है तो आपका IQ 100 आएगा, ठीक है, यानी सब नॉर्मल है। अगर MA ज्यादा है, मेंटल एज ज्यादा है, तो IQ 100 से ऊपर शूट हो जाएगा, और अगर मेंटल एज कम है तो 100 से नीचे। फॉर एग्जाम्पल एक 10 साल का बच्चा है जिसकी मेंटल एज 12 है, तो उसका IQ 120 होगा। अगर मेंटल एज 7 है तो उसका IQ सिर्फ 70 होगा, ठीक है। अब चीज क्या है, पॉपुलेशन में सब लोग एक ही IQ के नहीं होते। ज्यादातर जो लोग होते हैं वो 90 to 110 की रेंज के बीच में आते हैं, यानी नॉर्मल से 10 ज्यादा 10 कम। ये तो होती है आपकी एवरेज इंटेलिजेंस, ठीक है। फिर बहुत कम लोग होते हैं जो एकदम एक्सट्रीम्स पे होते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक बेल शेप कर्व की तरह होता है, जैसे साइकोलॉजिस्ट नॉर्मल कर्व बोलते हैं। मतलब मिडिल में आपके सबसे ज्यादा लोग होंगे और दोनों एंड्स पे आते आते वो कम हो जाएंगे, राइट। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है आपकी IQ के लेबल्स। अगर तुम्हारा IQ 130 से ऊपर है तो तुम्हें बहुत सुपीरियर माना जाता है। सिर्फ 2.2% कैटेगरी के लोग इसमें आते हैं, ठीक है। 120 से 130 वाले नॉर्मल सुपीरियर होते हैं, ठीक है। 110 से 119 हाई एवरेज, और 90 to 109 एवरेज होते हैं। अगर तुम्हारा IQ 70 से नीचे है तो तुम्हें इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कैटेगरी में रखा जाता है। मतलब एक्सट्रीम्स पे जो लोग होते हैं या तो बहुत ज्यादा गिफ्टेड होंगे, ठीक है, या फिर डिसेबिलिटी के साथ स्ट्रगल करेंगे, और बीच में है आपके सारे एवरेजेस। अब इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? सिंपल है कि इंटेलिजेंस टेस्ट से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन आपके सब्जेक्ट्स गिफ्टेड है और किन को एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है। गिफ्टेड लोग एक्सेप्शनल टैलेंट्स दिखाते हैं, क्रिएटिव होते हैं, हाई मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, और दूसरी तरफ इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोग जो होते हैं उनको स्पेशल एजुकेशन और इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है ताकि वो अपनी लाइफ को स्मूथली लीड कर सके, राइट। आई होप इतना तुम्हें समझ आ गया हो। तो इंटेलिजेंस तुम्हारा एक फिक्स चीज नहीं है जो सिर्फ आपके DNA में लाइक कोड हो गया तो हाँ ठीक है। हेरिडिटी एक बेस तो बनाता है, तुम्हारा जीन्स एक बेस बनाते हैं, बट उसके ऊपर आपका एनवायरनमेंट काम करता है कि वो आपको बेहतर माहौल मिला तो बढ़िया, नहीं मिला तो नहीं। अगर तुम्हारा प्रॉपर न्यूट्रिशन हुआ है, अच्छी स्कूलिंग हुई है, सपोर्टिव फैमिली मिली है, तो तुम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को रीच कर सकते हो। बस याद रखने की बात यही है कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक नंबर में लिमिटेड नहीं है, बट एक डायनेमिक क्वालिटी है जो तुम्हारी जिंदगी के एक्सपीरियंस को कॉन्स्टेंटली कॉन्टिन्यूसली शेप करती है। दैट वाज इट फॉर द 9th पार्ट। अगले टेस्ट में हम पढ़ेंगे आगे इंटेलिजेंस का, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर यार।